सबसे पहले मैं स्कैम जानना चाहता हूँ। ये सनी पाजी का ना मेरे को ड्रीम्स आते थे बिफोर आई मेट हिम कि मैं और सनी पाजी सपने में घूम रहे सिनेमा में। वो शाहरुख खान एक सिचुएशन में होते हैं और इंडिपेंडेंट सिनेमा में उस्ताद सुल्तान खान साहब मेरे शाहरुख खान होते हैं। रहमान साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और दिल से का एल्बम आया था। उनकी जब एल्बम आते थे तो मैं रिपीट मोड पे सुनता था। तो इम्तियाज अली जो मेरे जिनकी मैंने फिल्म की थी सोचा ना था, वो इस बात से बहुत खफा थे कि तू मत गाया करे यार। अच्छा, एक डायरेक्टर है, मैं आपको नाम नहीं ले सकता, बड़े डायरेक्टर हैं, वो मेरे स्टूडियो आए कि बेटा तेरी लाइफ बन जाएगी, मैं ऐसी फिल्म लेके आऊँ। मिस्टर इंडिया देखी आपने? हाँ, बचपन में देखी थी। आप इस समय मुझे मिस्टर इंडिया के अरुण भैया लग रहे हैं। सर आप बहुत लकी हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप बहुत लकी। मैं बहुत लकी हूँ। Today's show is very special. Today's episode is very special. I'll tell you why. पहले तो ऐसा ये पहला एपिसोड है, इसमें वो अब्बास मस्तान बन के बैठे हुए हैं हमारे गेस्ट और मैं। वो क्यों है वो आपको पता चलेगा, दिख ही गया होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम दोनों ही एक बड़े महान प्रदेश से आते हैं, उम्मीदों के प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से आते हैं। सो वेलकम टू इंडियन फोक प्रोजेक्ट। और मेरा नाम पीयूष है और इट्स एन ऑनर टू हैव संदेश शांडिल्य जी ऑन द शो। सर आपका नमस्कार, बहुत स्वागत। ओहो देव, मैं सर की पर्सनालिटी इसलिए मतलब बहुत इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि वो होता है ना कि जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में वो हिंदी में चलते थे ना, सामान्य हिंदी की किताबें चलती थी स्टेट बोर्ड की, तो उसमें लिखते थे कुछ महान वाक्य लोग, महान व्यक्तियों के बारे में। तो उसमें सादा जीवन उच्च विचार, वो मेरे दिमाग में अटक गया। वो एक हमारे बहुत नाम नहीं लिया जा सकता पॉलिटिकल लीडर होते थे, उनके बारे में लिखा गया। वही सादा जीवन उच्च विचार आपके साथ भी है। मैंने हमें एवरी टाइम आई सी यू और आई वॉच योर इंटरव्यू, मुझे ऐसा लगता है कि काफी ग्राउंडेड व्यक्ति हैं आप। ग्राउंड पे आज नहीं ऐसा आप नहीं कह सकते, फैंस को ऐसा नहीं बोल सकते आप। सर इस म्यूजिक पॉडकास्ट का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि जब आपको किसी बात का जवाब ना देना हो तो एक बढ़िया सा कैमरा आपकी तरफ है, आप उसमें देख के कहते हैं सब्सक्राइब। हम समझ जाएंगे कि आपको उस बात का जवाब नहीं देना है। वैसे ऐसे हमारे सवाल भी नहीं होते जिनके जवाब ना दिए जा सकें। और ये इंटरव्यू नहीं, बातचीत ज़्यादा है जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं वो जो पॉपुलर सॉन्ग्स, एल्बम्स जो हमारी जनरेशन, हमारे पहले की जनरेशन या हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हैं, इनके जो क्रिएटर्स हैं, वो कंपोजर्स भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं और सिंगर्स भी हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी रही है, हाउ दे शेप्ड इनटू द पर्सन दैट दे आर राइट नाउ, क्योंकि उस पर्सनालिटी का हिस्सा ही वो म्यूजिक है। शुरू करते हैं आगरे से। सबसे पहले मैं स्कैम जानना चाहता हूँ, ये आगरे में पंछी पेठा। हाँ जी, आप आगरा का बॉर्डर टच करना शुरू करो, वो पंछी पेठा, मशहूर पंछी पेठा, व्हाट इज दिस? आज तक मुझे समझ नहीं है क्योंकि हर दुकान कैसे पंछी पेठा बेच सकती है। हाँ, तो जब मैं आगरा में था, अभी से ऑलमोस्ट 35 ईयर्स, तब पंछी पेठा की 1 या 2 ब्रांच थी। अब कितनी है वो आपको आइडिया होगा, मुझे एक्चुअली पता नहीं, शायद काफ़ी हो गई। तो ये क्या मतलब, ये एक किस्म का पेठा है जिसको सब बेच रहे हैं या एक ब्रांड है? ये एक ब्रांड जो जिसने बहुत शायद ईमानदारी से काम किया होगा और ना, क्योंकि जब मैं वहाँ था तो पेठे का जो टेस्ट पंछी पेठे का था वो था, तो अभी काफ़ी टाइम से नहीं खाया। एक सवाल है, इसका आप जवाब चाहें तो ना भी दें। जब हम लखनऊ में होते थे तो हमारा एक जोक होता था, अरे अब तो बरेली शिफ्ट हो गया है आगरे से। बरेली शिफ्ट हो गया, वो किस, हम कहते थे ना आगरे का पागल खाना। अच्छा, ताजमहल, पेठा, पागल खाना और लेदर, द 4 थिंग्स। आगरे का पागल खाना ज्यादा मशहूर था। हाँ, लखनऊ में एक है नूर मंजिल, उसके बारे में हम जानते हैं बट इसके बारे में लोग नहीं जानते ज़्यादा। तो ये जब आप थे तो वहाँ पर ये जोक था या? हाँ था, मतलब मुझे याद है जब मैं अपने आगरा से बाहर गया था तो मैं किसी को बोलता आगरा से आया, देख बोलते थे लगता तो है। अच्छा, काफी फेमस था, बाहर भी फेमस। वंडरफुल। तो
डू यू कम फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव हाउस होल्ड, या थोड़ा जैसे उत्तर प्रदेश के घर होते हैं, माता पिता तय करते हैं कि आपके लिए क्या करना है, आपको जीवन में क्या करना है? तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत मशहूर शेर है कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, किसी को देखना हो तो बार बार देख। ये निदा साहब का है, निदा फाजली साहब का। तो हर हाउस होल्ड, हर प्रदेश में एक जैसा नहीं। तो मेरी किस्मत में ऐसे फादर और मदर थे जिन्होंने मुझे काफी सपोर्ट, जबकि मेरे खानदान में कोई भी प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं, और जहाँ तक मुझे याद है मेरे फोर फादर्स में, बट ही अलाउड, शायद उन्होंने सिंपल लगा होगा क्या देखा उन्होंने, प्रोफेसर थे आज यूनिवर्सिटी, तो उन्हें लगा कि वो यंगस्टर्स को मिलते थे, सालों से पढ़ा रहे थे, तो जो भी था कमाल उनका है। जब हमें बायोलॉजी पढ़ाई जा रही थी तो कहते थे डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स, ऐसा कि जैसे कुछ लोगों को कहते हैं कि भाई 2 जनरेशन्स तो बहुत लंबे लोग थे, फिर एक जनरेशन में थोड़ा सा कम ऊंचाई के लोग हुए, फिर अगली जनरेशन में फिर लंबे लोग होने लग गए। आपको लगता है कि ऐसा कभी आपके फोर फादर्स में से कोई, जो आपको शायद ना पता हो, म्यूजिकली इंक्लाइंड रहे होंगे और वो कुछ जनरेशन तक नहीं चला, फिर आप में उभर आया? ऐसा हो ये बात हो सकता है, लेकिन ये बात हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। ऊपर वाले का जो पैटर्न है ना, उसको आप पकड़ इस। तो मुझे एक हमारे बुजुर्ग ने मुझे बताया था एक बात, बहुत कमाई था। उन्होंने कहा, बेटा ये आम का पेड़ देख रहे हो, इसके ऊपर से एक पत्ता तोड़ो और इस डिजाइन का पत्ता इस पूरे आम के पेड़ पे अच्छा, और उन्होंने कहा इस पेड़ पे नहीं, वर्ल्ड में जितने आम के पेड़ हैं ऐसा नहीं होगा, ये डिजाइन का पत्ता कहीं नहीं। यूनिक है। तो ऊपर वाले की किसी भी परिभाषा को आप उसको बांध नहीं सकते। तो इसलिए मैंने कहा कि वो भी सकता है, क्योंकि अगर रिसर्च किया गया है तो कुछ तो पैटर्न ना होगा लोग, बट बहुत मुश्किल है उसको पार पाना। कैसा म्यूजिशियन, मतलब देखिए म्यूजिक को तो हर कोई कंज्यूम कर रहा है, लेकिन किस पॉइंट पर होता है, एक होता है कि ओह क्या बढ़िया गाना, किशोर दा ने क्या बढ़िया गाना गाया है, आंधी के क्या बढ़िया गाने हैं, घर के क्या बढ़िया गाने हैं, और ये एल्बम बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। वो ये सारी चीज़ें एक तरफ है, दूसरी तरफ है कि मुझे ये काम करना है। ये कैसे डिसाइड होता है कि पसंद तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पसंद करने के, मुझे इतना पसंद है कि मुझे काम करना है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो आपने कोई लड़का किसी लड़की के इश्क में पागल या लड़की लड़के के इश्क में पागल जी, तो अगर आप उसको पूछने जाएंगे कि भाई क्यों से इश्क करता है, क्या वो बता पाएगा? बात तो सही है, कुछ कुछ बता पाएंगे, कुछ कुछ तो नहीं बता पाएंगे। एक्चुअली नहीं, सही नहीं बता पाए, क्योंकि ये होती है की नहीं जाती। इश्क कहते हैं ना, इश्क होता है ये नहीं, क्योंकि ये रूह का मामला है, दिल का मामला है, दिमाग का मामला है। तो ये शायद वही वजह है। मैं कुछ टाइम पे मैंने सोचा था कि ये ऐसा मैं क्यों करता हूँ, इतना मोहब्बत क्यों है म्यूजिक से। फिर जैसे जैसे और पागलों से मिला हमारी दुनिया के, तो समझ में आ गया कि ये गिफ्ट है पागलपन, और ये खुदा करे कि दीवानगी रहे बाकी। वो एक गीत है ना बहुत खूबसूरत, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ओह, तो उसमें लगता है तेरी समथिंग समथिंग है। हाँ, उसका एक आगे का एक लाइन है कि खुदा करे कि दीवानगी रहे बाकी। क्या खूबसूरत बातचीत हो रही है। ये बातचीत जहाँ हो रही है वो मैं उनको स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच अनॉमली, नुसारा जूहू, जहाँ पर हम ये शूट कर रहे हैं। संदेश जी से बातचीत चल रही है, हार्वेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, फसल कटती है जब, जी जी बिल्कुल, उसकी बात करने वाले हम। संदेश जी, ग्रेजुएशन में क्या लिया था?
ग्रेजुएशन की नहीं मैंने। अच्छा। हाँ, मैं 12th पास हूँ। हाँ। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने गया, 1 साल के बाद छोड़ दिया। सर मैंने भी मेडिकल की कोचिंग की। ये यहाँ पर हम बहुत देखिए कितने सिमिलर हैं। कौन सी ली थी ब्रांच, कौन सी ली? मैकेनिकल ब्रांच। आए शाबाश। सब अंधेरे में चल रहा था। जैसी आग खुली तो भाग गए। कहाँ से करने गए थे इंजीनियरिंग? जम्मू से। बट लोकेशन के सारे रुक जाते हैं आप यार, लोकेशन बढ़िया। लोकेशन लोग खींच रही थी इधर। दिल्ली आ गया, वहाँ मुश्किल से 1 साल टिका, दिल्ली आ गया। और दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ याद है आपको, क्या कर रहे थे? कुछ बुक्स थी, थर्मोडायनामिक्स थी, IHP BHP ऐसे कुछ। अब क्या फन चीज होती है ओ, आपको अभी तक याद है? हाँ, थोड़ा। सोचिए अगर वो कर रहे होते। लेकिन मैं वहाँ पे भी म्यूजिक करना शुरू कर दिया। अच्छा। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले ढूंढा म्यूजिक स्कूल के बाद। हाँ। तो वहाँ मुझे टीचर मिल गए हाँ। और वो मेरे पहले टीचर हाँ। तो जगदीश प्रसाद शर्मा। हाँ। तो उनके साथ फिर मेरी सिखलाई थी। 1 साल मैंने बाकायदा रागों का मैंने मुझे। So were you learning music as a singer? जी। अच्छा। तो शुरुआत तो ऐसी की हाँ। एज ए सिंगर, हाँ। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो और भी इंस्ट्रूमेंट में। अच्छा। बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स को बहुत शौक होता है अपनी आवाज अपने गाने में डाल लेंगे। नाम ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, जिसको पता है उसको पता है। आपने क्यों नहीं कभी सोचा? मैंने बहुत गाया। क्रेडिट क्यों कम देते हैं अपने आप को फिर? नहीं, मैंने काफी गाए, काफी गाने खराब किए गा। अच्छा। चलिए साहब। तो इम्तियाज अली जो मेरे वो जिनकी मैंने फिल्म की थी सोचना था, वो बात से बहुत खफा थे कि तू मत गाया कर। अच्छा। और सनी देओल साहब को मेरी आवाज पसंद आ गई थी, बोले नहीं यही आवाज चाहिए, तो रख लिया। और बट मुझे लगता है इम्तियाज अली। Which movie was this? सोचना था। नहीं, अच्छा सोचना था। ओके, राइट। तो मुझे सनी देओल वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी। तो मुझे लगता है इम्तियाज अली सही है। अच्छा, वो सही है। फिल्में तो ठीक बना रहे हैं, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं वो। मुझे लगता है अगर आप समझ पाए तो। मैंने जहाँ तक नोटिस किया वो एक्टर उतना अच्छा नहीं है। डायरेक्टर बहुत कमाल है। डायरेक्टर तो बहुत। इफ यू लिसनिंग टू दिस इम्तियाज भाई, लव। एक्चुअली कभी आपने ध्यान नहीं दिया, मतलब कि कंपोजर भाई देखिए, मेरा बैट मैं बैटिंग करूंगा। कभी कभार लोग अड़ जाते हैं, आप पढ़े नहीं कभी? अरे लो यार, मेरी आवाज मैं बना रहा हूँ गाना, क्या कर रहे हो यार? तो मैंने जो सीखा है कंपोजर और सिंगर में फ़र्क, वो आपको बताऊं। जो मुझे बहुत टाइम के बाद पता लगा। मैं इटली गया था वेस्टर्न क्लासिकल सीखना 2008 में। अच्छा। K3G होने के बाद। और ये सोचना था, चमेली, सारी फिल्मों का म्यूजिक हो चुका था। मुझे सिम्फनी लिखनी थी, तो उसके लिए आपको फिर डिटेल में सीखना पड़ता है। तो मेरी टीचर को मैंने बोला कि मैं, क्योंकि जब आप जैसे डॉक्टर के सामने जाते हो तो कुछ मर्ज छुपाते नहीं, आप सब कुछ बताते हैं। ऐसे टीचर के सामने, गुरु के सामने आपको बता देना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये मेरे में कमी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट में जब यूरोप में कोई एडमिशन लेता है म्यूजिक का, एक्सक्यूज, तो कोई म्यूजिशियन कोई भी आता है एडमिशन लेता है, तो हम उससे पूछते हैं कि आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या आप कंपोजर बनना चाहते हैं। तो कंपोजर की पढ़ाई अलग होती है और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की पढ़ाई अलग होती है। तो उन्होंने मुझे एक डिफरेंस बताया कि जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है उसकी जो पर्सनैलिटी होती है बहुत चार्मिंग होती है। वो जहाँ बैठता है भीड़ लग जाती है, और जितनी भीड़ लग जाती है उतना अच्छा परफॉर्म करता है। और दूसरा होता है कंपोजर, जो शाई होता है, अंतर्मुखी होता है, और वो फिर एक कमरे में अकेला बैठेगा अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ और वहां पे कुछ कंपोज करेगा। अगर कोई उसको देख रहा होगा, उसको अगर लगा कोई देख रहा है तो कंपोज नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त उसको अंदर जाना होता है। एक ध्यान में, समाधि में स्कूल थे सबकॉन्शियस माइंड, या जिसको आप कह सकते हैं कि
वो लेफ्ट ब्रेन से और राइट ब्रेन से, ये दो जो हमारे ब्रेन होते हैं, तो उस वक्त वो ना राइट ब्रेन से कंपोज करता है। ये राइट ब्रेन जिसका ज़्यादा एक्टिव होता है वो मोस्टली वो कंपोजर होते हैं, पोइट होते हैं, और जिनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा वो परफॉर्मर्स होते हैं। तो भगवान ने हमें बनाया ऐसा है कि आप दोनों मिलके साथ में, अगर एक ही आदमी परफॉर्म भी कर रहा है, कंपोज भी कर रहा है, वो सब कर लेगा फिर बाकी। तो उन्होंने ये बताया कि वेस्टर्न क्लासिकल के इतिहास में उन्होंने कहा हमारा 300 साल का इतिहास है, 300 साल रिकॉर्डेड, हाँ, राइट फ्रॉम हाइडन और पुराने कंपोजर्स। तो उन्होंने कहा हमारे पास 100 कंपोजर नहीं है 300 साल में। अगर आप अभी रात को कोई भी सिम्फनी परफॉर्म हो रही होगी तो वही बेथोवन, मोजार्ट, चाइकोस्की, स्ट्राविंस्की, यही सब लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मैंने भी रियलाइज किया कि हाँ, हमारे इंडियन म्यूजिक में जो हमारा 70-80 साल का इतिहास है फिल्म म्यूजिक का, 80 कंपोजर्स के नाम याद है आपको? 50 के भी आप नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता 50 के, मैं 40 कंपोजर्स के नाम नहीं बता सकता। तो 80 साल में 40 कंपोजर। तो उन्हीं कॉम्पोजिशंस को, जैसे गाना है ओ लाल मेरी, ये किस कंपोजर ने बनाया होगा, लेकिन लाखों लोग गा रहे हैं, हजारों लोग गा रहे हैं, तो वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट उसको फिर 4 चांद लगाते हैं अपने से, लेकिन उनको बीज चाहिए होता है। वो बीज देते हैं। तो हाँ, तो ये वो बीज उगता है गहरा, और वो उस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि मन करता है कि यार कर ले, कभी कभी इतने अच्छे फील के साथ कोई चीज आ जाती है बाहर, और फिर डायरेक्टर को लगता है कि नहीं यार ये रख लेते हैं। बस उसकी वजह से वो गीत कंपोजर का रखा जाता है। लेकिन आप नोटिस करें कि पुराने कंपोजर्स बहुत कम गाते थे, इसीलिए संदेश जी कम गाते हैं, प्रेफर करते ना ही गए। जिन लोगों ने पूरी वार्तालाप सुनी, वार्तालाप इज बातचीत, कॉन्वर्सेशन। यहाँ मैं बता दूं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी 2 किस्म के लोग होते हैं। अंतर्मुखी जो थोड़े शाय होते हैं और अपने तक सीमित रहते हैं, और बहिर्मुखी परफॉर्मर्स जो बहुत आउटस्पोकन होते हैं, ये एक्सप्रेस कर लेते हैं, आर्टिकुलेट कर लेते हैं। बराबर, ठीक है, थैंक यू। एडिटर डाल देना भाई यहाँ पर ये। ऑलराइट, सो आई मीन सक्सेस तो अच्छी मिल गई थी, फिर उसके बाद क्यों पढ़ने गया? वो तलाश जारी, अभी भी तलाश जारी है। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि व्हेन पीपल हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल, दे हैव अचीव्ड अ सर्टेन माइलस्टोन सो टू से, या एक ट्रॉफी जीत ली है, उसके बाद फिर वो कहते हैं अब तो यार खेलने का टाइम है, अब थोड़ी सीखने का टाइम है, अब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ढूंढने का टाइम होता है। इश्क जब हो जाता है ना तो बंदा ढूंढता रहा, बहुत लब में है, बहुत ढूंढता रहता है। वो बैठे ना साधु बैठे हुए हैं हिमालय में, और इसका प्रॉब्लम क्या है, इश्क का सिर्फ एक ऐसा प्रॉब्लम है, जितना गहरे उतरते हो ना उतना ही लगता है बहुत दूर है। आप देखना, जो जितना बड़ा सीखा हुआ आर्टिस्ट होगा वो कहेगा यार अभी तो बस। मैं एक बहुत कमाल का आपको किस्सा सुनाता हूँ। जब हमारा मेरे गुरु उस्ताद सुल्तान खान साहब के साथ हमने एल्बम किया था पिया बसंती, तो एल्बम काफ़ी पसंद आया लोगों को, और काफ़ी क्लासिकल आर्टिस्ट जो है मुझे प्यार करने लगे। और तो मैंने कहा खासा मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, और ये कैसे इतना अब क्या होगा, तो खान साहब ने कहा मैं तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार अकबर और तानसेन दोनों एक नाव में जा रहे। अकबर ने कहा तानसेन से कि तानसेन तुम तो यार संगीत के सागर हो। तो तानसेन ने ऐसे पानी में हाथ डाला और एक बूंद गिराई। उन्होंने कहा कि संगीत है सागर, मैं एक ड्रॉप हूँ। तो खान साहब ने मुझे कहा यार सोच, जब तानसेन एक ड्रॉप है तो अब तू और मैं क्या, तू उतना टेंशन कर रहा है। उस दिन से मेरा डर खत्म। सबने लोड लेना बंद कर दिया। तो उस्ताद लोग जो है ना आपको खोल देते हैं, आपको आपके पंखों में जान डाल देते हैं उड़ने के लिए। बस वो मुझे एक से कमाल के उस्ताद मिले, उन्होंने मुझे ओपन किया। काफ़ी
प्यार इश्क मोहब्बत के अराउंड आपने गाने बनाए हैं. पिया बसंती वाज सच अ ब्यूटीफुल नंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. फिर शोभा जी की आवाज में जो आया था, इन विच मलाइका एंड अरबाज वर देयर इन द म्यूजिक वीडियो, प्यार के गीत, एंड रंगीलो मारो रंगीलो मारो ढोलना. फिर सोचा ना था वाज अ रोमांटिक मूवी. या इट वाज अ रोमांटिक मूवी. आपका कहाँ से शुरू हुआ? मैंने सोचा दिल जब टूटते हैं तो उससे कुछ कौन नब्ज से इश्क निकलती. की बात कर रहे हैं? संगीत से इश्क की बात कर रहे हैं? अरे सर, आपको पता है मैं क्या बात कि कर रहा लड़की हूँ. से इश्क की बात तो कर रहे मैं आप अच्छा, आपको क्या लगा कि मैंने क्या पूछा आपसे? हैं? मुझे कंफ्यूज था क्योंकि बात अभी ये वाले यही तो ये पॉडकास्ट है, आप कहीं पर भी दाएं बाएं मोड़ सकते मोड़ दिया. हैं. हाँ. तो आप अभी बताइए क्योंकि मैं तो चलिए आप बताइए, मैंने जो पूछा उससे आपको क्या समझ में आया? तो इंस्पिरेशन सर, इंस्पिरेशन. लेट मी क्लैरिफाई, डिस्क्लेमर दे दिया अब तो. इंस्पिरेशन कोई बात नहीं सर, नाम मत लीजिएगा, ऐसे बता दीजिए. आप आगरे में था या आपको बॉम्बे आके मैं- हुआ है? हाँ आगरे में था, बॉम्बे में आके हुआ? कई जगह हुआ. शाबाश. मुझे वो लव आजकल द फर्स्ट वन जिसमें सैफ अली खान था. पाजी मुझे तो हर 15 दिन में प्यार होता है. हाँ प्यार एक्चुअली बहुत कमाल की चीज है. हाँ. होता रहना चाहिए. हाँ. और प्यार में इंसान को डूबा रहना चाहिए. हाँ. प्यार करना बंद कर देगा तो फिर वो खत्म हो जाएगा. चलिए, ये तो हो गया काफी अच्छा लगने वाला जवाब. अब हम फैक्ट्स पे आते हैं. हाँ. कहाँ से शुरू करें? तो आप बताएं. मेरी जिंदगी में जो मेरा पहला इश्क हाँ. और आखिरी इश्क हाँ. वो मेरी वाइफ से हुआ. अच्छा. उससे पहले तो प्रैक्टिस कर रहा था हाँ. अच्छा, ओ, कि you're जब just knocking the ball. या जब टेस्ट मैच में जाएंगे तब तक हाँ, तब तक हाँ प्रैक्टिस Practice कर- वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्या खेला है क्रिकेट आपने? हाँ. अभी द्रविड़ चल रहा है आपका. राइट, वंडरफुल. सो हाउ when did it all start for you professionally? Like when you did Piya Basanti and Pyar Ke Geet. Actually, what was the story behind you starting all of this? Because at that point of time, independent music थोड़ा सा पनप रहा था. जी. बट हमारे देश में एक रवायत है, हमारे मुल्क में एक रवायत है कि अगर आपको घर घर तक पहुंचना है तो आपको सिनेमा का हिस्सा बनना पड़ेगा, सिनेमा के म्यूजिक का हिस्सा बनना पड़ेगा. जी. इंडिपेंडेंट स्पेस में बहुत कम काम हो रहा था उस दौर में. जिस दौर के गाने हैं, लकी अली आए थे, अनाइडा आई थी, मेड इन इंडिया बन रहा था. सो तन्हा दिल शुरू बहुत पॉपुलर हो गया था. आयरन वाज अ वेरी पॉपुलर बैंड. उस दौर में ये गाना बनना था. ये जी. आप ये स्ट्रेटेजिक रूट आपने लिया था कि यहाँ से शुरू करूंगा, थोड़ा थोड़ा खाऊंगा फिर ज्यादा खाऊंगा? तो कंपोजर के लिए इंडिपेंडेंट और सिनेमा में कोई फर्क नहीं है. सिर्फ ये है कि सिनेमा में वो शाहरुख खान एक सिचुएशन में होते हैं और इंडिपेंडेंट सिनेमा में उस्ताद सुल्तान खान साहब मेरे शाहरुख खान थे. कि यार ये खास बात, ये थंबनेल लाइन मिल गई, उस्ताद सुल्तान खान मेरे शाहरुख खान, मिल गई थंबनेल लाइन. तो वो खान साहब कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है. तो वो जब गाएंगे कि पिया बसंती अब सुबह छुआ, मैं तुम तो नहीं गाओ, फेस पे बैठे गई. तो वो खान साहब मेरे लिए कैरेक्टर है. तो शाहरुख का ये कैरेक्टर है. और वो भी शाहरुख भाई ने, करण ने जो कैरेक्टर बनाया है इस फिल्म के अंदर कि ये कैरेक्टर है. तो अगर आपको मैं बताऊं कि ये सारे गाने मोस्टली इसमें से 50% गाने, चाहे वो रंगीलो मारो ढोलना, चाहे पिया बसंती हो, चाहे सूरज वमन, ये सब मैंने इंडिपेंडेंट सॉन्ग ही कंपोज किए. अच्छा. तो कोई फिल्म में चला गया, कोई एल्बम में चला गया. नो, आई गेट योर पॉइंट कि भाई गाना तो गाना है वो. गाना तो वो पॉइंट ये है कि एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड मिल जाता है फिल्म्स में आकर के, और इंसान ज़्यादा मशहूर हो जाता है, थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने लगता है. इंडिपेंडेंट स्पेस में शायद वो नहीं होता होगा, सही है ना. और ऑल्सो एक चीज़ है कि फिल्म्स के अंदर एंटर होने के लिए लगातार खटखटाना पड़ता है. दूसरा पॉइंट भी कमा है, क्योंकि
एक्चुअली ये था कि शुरू में तो ये स्ट्रैटेजी थी, इस लिहाज से मैंने पूछा। ये स्ट्रेटजी मजबूरी है, अच्छा। मतलब आपको फिल्म मिलती नहीं है जनरली बड़ी फिल्म, तो प्राइवेट एल्बम उस वक्त आसानी से मिलते थे। तो मेरा पहला एल्बम जो मुझे मिला उदित नारायण जी का एल्बम था आई लव यू, फिर सेकंड एल्बम मिला प्यार के गीत, थर्ड एल्बम हुआ पिया बसंती रे, उसके बाद पहली फिल्म आई। तो प्रोड्यूसर्स ने देखा होगा या जो भी डायरेक्टर होगा उसने मेरा ग्राफ देखा होगा कि इसने ये काम किया है, तो कुछ होता है हमारे पास सुनाने के लिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। और जनरली वैसे भी हम क्या करते हैं उस वक्त, तो हम ऐसा करते थे कि वीक में 2-3 गाने कंपोज होते थे और वो हम रखते जाते थे, उसमें कुछ बोल लिखते थे, फिर जब हम किसी डायरेक्टर से मिलते थे तो उसको सारे 20-25-30 गाने सुना देते, तो उसमें से छांट लेता था, कहता हाँ ये मेरी सिचुएशन में जाता है, ये 2 ढूंढ रहा हूँ तो 2 फिर तुम बना देना। ओके। तो मुझे याद है करण के लिए जब हमने किया कि सूरज हुआ मध्यम पहले से हमारे पास गाना था, तो करण आई ने वो गाना यूज किया, फिर करण ने मुझे सिचुएशन दी यू आर माय सॉन्ग, तो वो हमने सिचुएशन पे फिर उसको बनाया। फिर हमें सिचुएशन भी दीवाना है देखो जो सॉन्ग है, या वंदे मातरम उषोत्थप जी का जब ऋतिक ढोल में जा रहे, तो वो फिर सारी सिचुएशन पे बनते, तो मिक्स एंड मैच हो जाता है कि पहले आपके पास थोड़ा बहुत तो डायरेक्टर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार 50% तो काम हो गया है, 50 तो कर ही लेंगे हम लोग साथ में। तो बाद में एक नए कंपोजर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना होमवर्क रेडी करके रहे। आई रिमेम्बर नया नया CD प्लेयर आया था और नए नए म्यूजिक वीडियोस बनने शुरू हुए थे। जब किया बसंती का म्यूजिक वीडियो आया था या प्यार के गीत का म्यूजिक वीडियो आया था, तो हम लोग पागल हो गए थे। तो मोर देन द साउंड ऑफ इट वी वर इंटरेस्टेड इन द वीडियो एंगल, है ना। और उसके बाद जब आपकी थोड़ी समझ बनती है तो कहते हैं नहीं यार, विजुअल और ऑडियो दोनों क्या खूबसूरत एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट। और वो एक्चुअली वो पूरा टीम का मार था, और एक्चुअली टीम होती है तभी काम होता है। एक टीम नहीं होती ना तो कोई भी पहलवान गिर जाता। जैसे कि कई बार मेरे गाने फ्लॉप भी हुए क्योंकि उसमें कभी मेरी गलती थी, कभी टीम अच्छी नहीं थी। जब टीम सही मिली ना तो काम अच्छा, क्योंकि प्रदीप सरकार जी ने उसका वीडियो शूट किया। अरे तो व्हाट अ माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर। लॉरेंस डिसूजा जी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने साजन और वैसे नदीम श्रवण जी का म्यूजिक, उन्होंने इसका वीडियो डायरेक्ट किया था। प्यार के गीत सुना जरे और अनगिलो मारो पड़ा हर पास मलाई। तो इनफैक्ट हमारा एक और गाना था उस्ताद जी के साथ, उस्ताद एंड दीवाज़ एक एल्बम था, इसमें वो गाना ले जा ले जा ले जा ले जा। तो ले जा ले जा रे विनस अप्रूव राधिका ने वो वीडियो डायरेक्ट किया था। तो वो बहुत कमाल का डायरेक्शन था उनका। मुझे मतलब मैंने देखा तो आई हैड टीयर्स इन माय आईज। मैंने बोला राधिका आप इतना कमाल देखिए। तो जब वो टीम बनती है तब बात में ये इम्तियाज ने अगर वो गीत अपनी फिल्म में नहीं रखा होता, आओगे जब तो वो साज कर, वो किसी एल्बम में भी जा सकता था और शायद वो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं देता। तो वो टीम बन गई कि शाहिद है, करीना है, इम्तियाज है, तो उस्ताद राशिद खान साहब हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग जब भी मेट की बात करते हैं क्योंकि बहुत कल्ट मूवी है, माइलस्टोन मूवी है इंडियन सिनेमा में। मुझे सोचा ना था, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मूवी लगती है। एक क्योंकि उसका एक होता है पॉपुलर गाना, जैसे मेरा फॉरएवर एग्जांपल है दिल से इज अ कंप्लीट एल्बम। आप छैया छैया पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन ए अजनबी तक आते आते गाना बहुत बढ़िया है, बाद में पॉपुलर भी हो जाता है, बट उस टाइम पर उतना नहीं पता चलता। तो सिमिलरली सोचा ना था मैं, ओ यार अब रुस जाने दे बिकेम वेरी पॉपुलर, बट अभी अभी मेरे दिल में ये ख्याल आया है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग गाना लगता है। सोचा ना था कि क्या कहानी क्या है। तो मैं वो बहुत बोलचाल वाला गाना है वो। हाँ, ये अभी दिल से की आपने बात की, मुझे एक्चुअली मुझे बहुत मन कर रहा है बांधो आपके यहाँ से बताऊंगा तो मैं ज़रूर अपने एक्सप्रेशन और अपनी एक्सप्रेस कर पाऊंगा ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स रहमान साहब। रहमान साहब का मतलब फैन। और दिल से का एल्बम आया था, उनकी जो एल्बम आते थे तो मैं
रिपीट मोड पे सुनता था। तब तो ये सोचता था यार ये क्या है, छैया छैया सुनो फिर ए जिन्हें अब ये तो ऐसा लगता था कि ये गाने नहीं है, जादू है। तो अभी आप जो इंस्पिरेशन की बात करते हैं ना, तो वो इंस्पायर करते हैं। ऐसे लोग, ऐसे संगीतकार, ऐसे आर्टिस्ट हमें इंस्पायर करते हैं कि वो दिल खुश हो जाता है, फिर खुद ब खुद एक गाना बनने लगता है। अब आपका जो सवाल था फिर से सोचना था, सोचा। व्हाट इज द स्टोरी, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्बम है और फिल्म बड़ी कड़क है वो। फिर वो अभय देओल ने डेब्यू किया था, आयशा टाकिया थी मूवी में, सुरेश ओबेरॉय, इम्तियाज अली's directorial debut, a lot of good things coming together. इरशाद कामिल Irshad Kamil's first film. Sunny Paji was the producer of this romantic movie. तो वो यारा और यारा वो कैसे फिट क्या हो रहा था वहां पे। तो ये सनी पाजी बहुत वो बहुत इंकरेज करते हैं ये भी, और वो नए लोगों को बहुत चाहते हैं। ट्रू 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 ट्रू। इतिहास ऐसा है। और मेरी उनकी एक बहुत ही कमाल की बॉन्डिंग है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने शायद कभी बोली नहीं है। सनी पाजी लव। क्या हुआ कि सनी पाजी का ना मेरे को ड्रीम्स आते थे बिफोर आई मेट हिम, कि मैं और सनी पाजी सपने में घूम रहे ड्रीम्स में, और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, कंटिन्यूटी में। ठीक है, पता ही उनकी बेताब फिल्म में छोटा था। अरे क्या मूवी। तो वो फिर घायल, दामिनी, वो सब, लेकिन वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। अब हम सनी पाजी से मिला तो उनके ऑफिस में, तो पहली बार अब मेरा तो ट्रैक चल रहा है कि ये तो मेरे दोस्त हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं, उनको नहीं मालूम, उनको लग रहा है पहली बार मिल रहा हूँ इस संदेश से। तो एक जगह हमारा कुछ जब हम लोगों ने 2-3 गाने कर लिए था, तो एक सॉन्ग को लेके या उसको लेके कुछ मिक्सिंग को लेके कोई टेक्निकल उस पर हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। और वो कहते यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बोलते 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 वो कहने लगे लेकिन तू ऐसा कैसे सोच सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ तो भी उन्होंने बात की भाई, वो तो याद नहीं। जस्ट सेइंग सनी पाजी के साथ डिस्कशन इज अ सटल वे टू पुट अक्रॉस कि डिसएग्रीमेंट चल रहा था बट डिस्कशन चल रहा था। हाँ। चलिए देख, तो मैंने उनको बोला कि मैंने उनको बोला, आपको पता है कि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो मुझे अपनी कोई बात उनसे मनवानी थी भी। तो बोले हाँ बोलो। मैंने उस टॉपिक को बीच में रोक दिया, मुझे मालूम था अभी मेरी बात नहीं मान रहे हैं, फिर बीच में रोक दिया। मैंने बोला पाजी पता नहीं, पाजी को याद होगा कि नहीं फिर। तो उन्होंने मैंने बोला कि आपको पता नहीं, आप मेरा और आपका एक बहुत रिलेशन है, पूरा ड्रीम्स का पुराना। तो हंसने लगे। अच्छा ठीक है, तो जैसे कर रहा था करते। ये मैंने देखा है। मैं आपने एक चीज और बताई थी, आपकी कन्विंसिंग पावर बड़ी बहुत यूनिक तरीका आपका कन्विंस करने का। जो मेरा ना जो है वो, जैसे कि आपने आओगे जब तुम साजना के लिए भी कन्विंस कर लिया था, उस्ताद राशिद खान साहब, यस। और यहाँ पर आपने मतलब डिफिकल्ट लोगों को, मतलब सो कॉल्ड नॉट डिफिकल्ट बट लेकिन जिनकी एक परसेप्शन होती है कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं, इनसे कैसे बात मनवाई जाए, वो आपने मनवा ली है। आपने जैसे सपनों में, पहले तो सपनों में सनी देओल क्यों आ रहे थे आपके सपनों में, तो कुछ और आना चाहिए, लेकिन ये अलग कहानी हो सकती है। बट मन से MBA किया है आपने, लग रहा है। नहीं, मेरा क्या हो गया है, बहुत डेंजरस होता है वो। नहीं, दिल से किया मैंने, मन से किया मैं। तो ये तो आप मेरे फायदे हैं इसके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके नुकसान भी है। एक डायरेक्टर है, मैं आपको नाम नहीं दे सकता, बड़े डायरेक्टर है वो, स्टूडियो वाले। और आती, चलिए हम गेस करेंगे, आप बताइए। हाँ, नहीं कर नहीं पाई। तो उन्होंने आती कहा कि बेटा तेरी लाइफ बन जाएगी, मैं ऐसी फिल्म लेके आऊँ। नया था, मैं भी खिसक गया, MP का हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ तो परमात्मा के अलावा भी बना। तो उन्होंने कहा ये, और वो 5 मिनट तक बोलते रहे कि तेरी लाइफ बन जाएगा, और तू देख, तू ये और तू। फिर मैंने कहा कि बोले ठीक है, और फिर बिना एक सांस में इतना कुछ मेरे को उन्होंने कहा कि तेरे को कहाँ पहुंचा। मैंने बोला सर मेरे पे 1 साल तक डेट नहीं है। तो उठे हुए चले गए। तो वो भी मेरे दिल से निकला था। मेरा यहाँ से बात, और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया वो फिल्म नहीं की। कौन सी थी वो फिल्म? नहीं, सो बनी वो बाद में? हाँ बनी, सब हिट फिल्म हुई। हिट फिल्म थी। तो ऐसा, और ऐसा कई बार किया। अच्छा, मतलब अगर मैंने
किसी से मोहब्बत में कुछ अच्छे शब्द बोले तो वो शायद 4 बार बोले, लेकिन 20 बार ऐसा बोला है जिससे कि, तो ये क्या है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करें, हम ऐसे प्रदेश से ही आते हैं। उसी की प्रैक्टिस चल रही है ना, हमारे कॉम्पोजिशन भी दिल से ही निकलते हैं। यहाँ का है ये, आप ये कह रहे हैं कि आपको गुस्सा भी आता है? गुस्सा नहीं आता, जो मन में आता है मैं रोक नहीं पाता उसे। वो भाव को नाम तो देना पड़ेगा ना। क्रोध, प्रेम, रस होते हैं, सारे 9 रसों को नाम दिया गया है। क्या है, आपको किसी इंसान के साथ 6 महीने काटने या 3 महीने काटने, उसके साथ फिल्म करनी है, चाहे वो डायरेक्टर, अगर आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं है, 3 महीने क्या 3 दिन नहीं काट सकते। जब 3 दिन नहीं काट सकते तो अंदर से गाना निकलेगा भी, दोनों का नुकसान, टाइम भी खराब, उसके काम का भी नुकसान। आप तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई इसके साथ नहीं जमे, तो फिर मैं डिस्कम्फर्ट हो लगता हूँ, तो डिस्कम्फर्ट होता हूँ तो बहाना ढूंढ के निकल कि मैं सॉरी कि जैसे टाइम नहीं वो कर सकती, अदरवाइज तो बाकी तो जब काम होता है या जो लोग होते हैं, मोस्टली हमारी इंडस्ट्री में लोग अच्छे ही होते हैं, क्योंकि सब दीवाने पागल होते हैं, और जैसे मैं दिल से सोचता हूँ लोग भी दिल से सोचते हैं, और तभी के अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। कोक स्टूडियो भारत, कोक स्टूडियो पाकिस्तान, सच बताइएगा। पाकिस्तान, कोक स्टूडियो पाकिस्तान। मैंने कुछ नहीं कहा। बंटवारे में ये थोड़ा मुश्किल, ये बड़ी भारी कीमत चुका दी हमने। नहीं, कोई चुका नहीं थी, ये संगीत अप्रिशिएट करने की बात है। मुझे मेहदी हसन साहब बहुत पसंद है, अली साहब बहुत पसंद है, कोक स्टूडियो पाकिस्तान पसंद है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। Do you listen to a certain kind of music and that's why you like Coke Studio Pakistan? Or is it just because उनका जो म्यूजिक है, उनका म्यूजिक शायद इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना बड़ा हुआ है क्योंकि उनमें उनका फिल्म म्यूजिक इतना बड़ा नहीं था। वो उनके फनकार बहुत अच्छे थे, लिखने वाले बहुत अच्छे थे, कंपोजर्स बहुत अच्छे थे, इंडिपेंडेंटली अगर आप देखो सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, वो आज भी आकर रह जाते हैं। गज़ल गायकी वहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन फिल्म पे राइड नहीं कर पाए। शायद इस वजह से इंडिपेंडेंट म्यूजिक है और शायद इस वजह से वो इतना पनपा और शायद इस वजह से ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि कंपोजर्स जो हैं वो गीतों की धुनें बनाते, होता यह है कि हमारे यहाँ के जो अच्छे कंपोजर्स हैं वो सब फिल्मों में, क्योंकि फिल्मों में पैसा बहुत, प्राइवेट एल्बम्स में उतना पैसा नहीं, तो मोस्टली कंपोजर्स फिल्मों के लिए कंपोज करते हैं इंडिया में। वहाँ चूंकि फिल्मों में उनके अच्छे कंपोजर्स खर्च नहीं होते, इस वजह से कोक स्टूडियो में उनका पूरा ताकत आ जाती है। और दूसरा एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो लोग फोक वर्क यूज करते हैं। फोक पुराने उस्तादों की कमाल की चीजें, और वो ऑलरेडी हिट सॉन्ग्स, और कुछ जिस तरह से वो पेश करते हैं, वो भी एक रीजन है दुनिया तक वो नए रंग में आना है। तो मुझे लगता है ये 2 मेन फैक्टर्स हैं, ऐसा मुझे लगता है। कोई दूसरे मेरे साथी कंपोजर्स और आर्टिस्ट के साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो वो इज सही। आपने पैसे नहीं कमाने? मेरे पैसा फिल्में भी करता हूँ और दोनों करता हूँ, तो दोनों तरफ से पैसा नहीं, वो तो ठीक बात है। जैसे आपने कहा कि फिल्मों में ज़्यादा पैसा है, देखिए उसकी कोई लिमिट तो होती नहीं, कितना पैसा इज इनफ पैसा। अभी आपने कह दिया, मुझे कैसा तो लगता है यार क्या बड़ी बात कर, पर एक बात पर ये भी है ना, सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अभी से 3 साल पहले मुझे एक सजेशन आया कि क्योंकि क्या हो गया, हमारे मेरे पास हजारों वाले, 1000 मतलब 1000 से ऊपर। अब मुझे मालूम है मेरे इस जीवन में मुश्किल से 100-200 रिकॉर्ड कर पाऊँ, वो बहुत बड़ी था। मदन मोहन जी के कितने गाने वीर ज़ारा में इस्तेमाल हुए आफ्टर हिज डिमाइस। तो बहुत सारे गीत हम सारे कंपोजर्स की छूट लग। तो अब मेरे पास चॉइस है कि या मैं पैसा कमाने के लिए कम गाने रिकॉर्ड करूं, या मैं उन गानों को कैसे दुनिया तक लेके आऊं। तो ये
कश्मकश, क्योंकि जैसे ही आप 50 क्रॉस करते हो आपको लगता है मेरा काउंटडाउन शुरू हो, अब कितने उम्र के साथ बचे। तो फिर हमने ये एक संदेश शाइनी स्टूडियोज के नाम से एक म्यूजिक कंपनी स्टार्ट की, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और ज़्यादा गाने रिलीज कर सकते हैं, दुनिया तक पहुंच सकते हैं नारे। तो ये वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। और इसको ये इसके पीछे मेन रीज़न ये था। दूसरा ये था कि अब तक मैंने अपने सीनियर्स के साथ काम किया, तो एक टाइम के बाद आपको ना वापस देना होता है सोसाइटी होने लिए। मुझे जब मालूम है कि राशिद खान साहब के साथ मैंने काम किया, या सुल्तान खान साहब के साथ काम किया, या सुनीति या सोनम निगम और के इन सब आर्टिस्ट के साथ काम किया, अब मुझे जूनियर बच्चों को भी देना है। तो ये सोचते हुए हमने एक कंपनी स्टार्ट की, और उसी दौरान मतलब 6-8 महीने पहले मुझे एक ऑफर आया जिसमें मुझे ये कहा गया कि आप इंडिया से बेस्ट सिंगर्स चुन सकते हो, यंग आर्टिस्ट चुन सकते हो, बेस्ट राइटर्स चुन सकते हो, बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स चुन सकते हो जो अभी स्कूल से पास आउट। तो ये मेरे को लगा सबसे कमाई का मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और ये इसका शायद में कुछ सालों से इंतजार है। तो अब मैं ये समझ सकता हूँ कि ये मेरा पार्ट 2 है, या ये मेरा सेकंड फेज है, जिसमें मैं अपने गीतों को इन बच्चों की शक्ल में, इन बच्चों की आवाज़ों में और इनके साथ मिलकर इसको बाहर नहीं। तो और इन लोगों में जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है वो होता है कि इनोसेंस, क्योंकि हमारे अंदर जब कुछ आता है तो कुछ जाता है, उतने ये ग्लास एक्सपीरियंस आएगा, इनोसेंस जाएगी। तो हम जो कहते हैं ना कि नया साउंड ढूंढ रहा हूँ, नया साउंड कुछ नहीं है जब कोई नया सिंगर गाता है, कोई नया राइटर लिखता है, कोई नया म्यूजिक प्रोड्यूसर उसमें बीट्स ऐड करता है, उस सॉन्ग खुद तो नया। ये इसकी रेसिपी है नए गाने की, नया साउंड। आप देखो रहमान साहब ने कितने नए सिंगर्स को ब्रेक किया है, और उनका साउंड हमेशा वो एक्सपेरिमेंट करता है, उसका मेन रीजन है कि इनको मैंने बहुत स्टडी किया। तो ये मुझे रहमान या इलैयाराजा? इलैयाराजा साहब मेरी पुरानी जनरेशन के कपल्स, कैसे मैंने जब से देखा, जब से लाइक व्हेन आई वाज 22 इयर्स, जब से रहमान साहब और इलैयाराजा साहब क्योंकि साउथ में थे, तो मैंने मदन मोहन साहब बहुत, और मैंने पंचम नागोस ऐश्वर्या साहब, लक्ष्मण लाल, ये कुछ। तो राजा सर को मैंने बाद में सुना, उतना नहीं सुना जितना मैंने रहमान साहब को सुनाया है। सब 100 की राजा से भी शायद को 5-10 ही सुनी, लेकिन जो भी सुना एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो रहमान साहब एक्चुअली कंपेयर करना ही नहीं कंपेयर नहीं कर रहे हम, चॉइस आपकी पूछ रहे हैं। मैं बहुत ये बात बोल रहा हूँ, चॉइस नहीं, चॉइस मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता कि इसको लेके ये छोड़ मुझे सब दे दूंगा। अरिजीत या उदित? उदित जी या अरिजीत? नो कंपेरिजन, क्योंकि मैं कंपैरिजन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एट ए गिवन डे मुझे कोई बोले कि फादर या सन, बात बोले गुरु या चेला, तो आप कह रहे उदित जी गुरु हैं, कोई बोले कि शम्स या रूमी, ये वाली बात। तो मतलब क्लास टीचर या स्टूडेंट, तो मतलब कैसे आप, ऑफ कोर्स आप अरिजीत सिंह ने जी से बिल्कुल सीखा, क्योंकि अरिजीत सिंह छोटे बच्चे उदित जी के क़यामत से क़यामत तक गाने आए सुनते रहते। अरिजीत सिंह ने खुद वो गाने अपने दोस्तों के और अपने को याद नहीं किया होगा, मुझे नहीं पता, कि वो गाने गाते। दूसरी बार मैं बोलना चाहूंगा सर, वेल प्लेड। वेल प्लेड नहीं है, ये सोच है, और ये ही सोच कर। अच्छा, हाँ, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन उसको सुने और बोल की। देखिए उनकी सोच में अगर हम कोई चीज़ खलल पैदा कर दें कि भाई, तो
बहुत हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनको कैसी सोच देते। हम वो सोचते हैं जो हमने हमारे बुजुर्गों से ली है, जो शास्त्रों में हमने सुना है। जो श्री राम विश्वामित्र के यहाँ जाते हैं, कौन बड़ा है, श्री राम या विश्वामित्र? हाँ, क्या मैं वहां से आप चेन ऑफ थॉट्स पकड़ रहे हैं, टाइमलाइन पकड़ रहे हैं। हाँ, मैं वही पकड़ रहा हूँ जिससे मैं बना, जिससे जो मेरा अस्तित्व। हार्वेस्ट पे आते हैं। हार्वेस्ट में आपने जैसे बताया कि you got the opportunity to work with a 3-4 months back, as you mentioned, कि आपको बताया गया कि भाई कुछ किया जाए। आपने कहा कि नई आवाज़ें, नए सोच, नए पर्सपेक्टिव्स लाते हैं। हार्वेस्ट में क्या 100% वो आपने फॉलो किया, या इट हैज़ बिन, जैसे एक टाइम पे इंडियन टीम तैयार हो रही थी तो कहते हैं राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड राइट अमाउंट ऑफ पैशन, न्यू कमर्स। व्हाट इज द रेसिपी फॉर हार्वेस्ट? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और आप इसको जो आप इसमें एक सवाल जोड़ा कि कितना नए, बहुत अच्छा है। तो हुआ ये, हमने शुरुआत की कंप्लीटली नए के साथ, और हमने सोचा कि जितना खींच सकते इन बच्चों के साथ चलेंगे। अब ऑलरेडी इसमें मैं तो पुराना था। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, 16 से एक दिन आगे नहीं बढ़े आप। नहीं, तो मैं पुराना था, तो अब मुझे लगा एक टाइम के बाद कि मुझे एक और एक्सपीरियंस इंसान की जरूरत है, इसको संभाल। तो वो हमने इरशाद कामिल जी का स्विंग इवेंट किया, और फिर एक और हमें लगा कि एक और राइटर थे जो इरशाद जी और मेरी जनरेशन के बीच में, अक्षय राज शिंदे, तो वो उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। एंड में हमें लगा कि 1-2 गीत ऐसे थे जिसमें हमको लगा कि अब ये बच्चों से नहीं, हमने रिकॉर्ड करके देखा उन बच्चों। तो all these youngsters were singers. they were singers Okay. and music producers. तो फिर हमने अंकुश फरीदी को इसमें इन्वॉल्व कि भाई तुम आओ और ये पार्ट गाने का गाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तस्वीर खूबसूरत बना के ये अपने सर पे एक ये चीज, इस बात का परचम नहीं, मतलब वो नहीं बांधना से रहा कि देखो मैंने सारे नए लोगों के साथ कहा कि ये था कि नए लोगों को भी चांस मिले और ये एल्बम लोगों को पसंद भी है। तो जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मैं बता दूं, उनको बोलते हैं जो म्यूजिक की धुन होती है, उसके बाद जो उसमें बीट ऐड करते हैं, वे म्यूजिक ऐड जो उसके पियानो के साउंड के साथ, ड्रम के साउंड के साथ खेलते हैं और उसको थोड़ा आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको थोड़ा एक नया रंग दे। या इस पॉइंट पे मैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल who don't understand the entire process, उस 3 चीज़ों का आप अगर उन्हें समझा पाए, कंपोजर, अरेंजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर, इन तीनों के अंतर। तो कंपोजर तो वो होता है जो बेसिकली जो सब कुछ कर सके। अच्छा। म्यूजिक कंपोजर मतलब आप पहले एक आपने धुन बनाई, उसके बाद आपने उस धुन के पीछे उसके कॉर्ड्स, उसकी हार्मनी डिजाइन, उसमें किस तरह की बीट आएगी ये डिजाइन किया और उसको रिकॉर्ड किया। इस सब में आपका एक बट ये सारा काम आप फिजिकली खुद करने जाओगे तो एक गीत 1 महीने में, फिर आपको मिक्स भी करना है गाने को, तो हर चीज। तो जनरली होता है क्या है कि आप कुछ लोगों को हायर करते हैं और टाइम टू टाइम उनके नाम चेंज नहीं होते। जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर ये टर्म अभी से कुछ 10-15 साल पहले आया। जब लाइव म्यूजिक का जमाना था, जब ये कंप्यूटर नहीं आया था, तब ये नहीं, तब म्यूजिक अरेंजर होते थे, म्यूजिक ऑर्केस्ट्रेटर, जो सूरज हुआ मतलब गाने में सुरेश लालवानी जी और मरियन डिसूजा मेरे साथ म्यूजिक अरेंजर थे। लेकिन बाद में जैसे से कंप्यूटराइज हो गया और लोग सॉफ्टवेयर की मदद से हम ड्रम का साउंड चेंज कर सकते हैं, एक हद तक पियानो का साउंड चेंज कर सकते हैं, पियानो का जो प्लेइंग है उसको रिवर्स करके सुन सकते हैं, वॉइस के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वॉइस को कहीं से काटा और इफेक्ट डाला तो वो भी अपने आप एक इंस्ट्रूमेंट जैसा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें कुछ
कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ यही करते हैं, बीट बनाते। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसके साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन कंप्लीट म्यूजिशियन वो होता है जो म्यूजिक की धुन, म्यूजिक अरेंजमेंट, म्यूजिक प्रोडक्शन, पर अगर एक आदमी एक करने जाए So you're saying in the interest of time, a composer delegates these jobs to a producer, an arranger, वगैरह वगैरह. He hires them. बट ही टेल्स देम ओके मुझे इस तरह से कुछ कर दो, और फिर वो सुनाते हैं कि नहीं जब। तो जैसे मुझे याद है हम लोग के पास 7-8 म्यूजिक प्रोड्यूसर्स थे। हमने सबको एक धुन दे दी कि तुम लोग जाओ और अभी 3 दिन बाद मिलना, तो इसके ऊपर कुछ काम करते हैं। तो वो सब लोग कुछ काम करके लाए, वो अभी स्कूल से पास आउट थे। फिर हम बैठे, मैं और हमारे प्रोड्यूसर रोहित सोपती जी, और रोहित सोपती जी ने सुना और कहा कि मुझे कहा कि संदेश इसमें से मुझे कोई नहीं चाहिए। तो बच्चे थे स्कूल से पास आउट। मैंने कहा कि अभी रुक, अब मुझे 1 हफ्ता और दो, अब मैं इनके साथ। तो मैंने उनको जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से 1 हफ्ते बाद रोहित सोपती जी ने सुना, एंड आई एम श्योर कि इनमें वो जर्म्स है, और क्या उस मोमेंट पे अगर उनको रिजेक्ट कर दिया जाए तो उनकी फ्यूचर भी बहुत खराब। क्योंकि आदमी का अगर कॉन्फिडेंस मर गया तो सब कुछ। फिर उनके साथ उनके साथ काम किया मैंने, तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि मैं एट ए टाइम 7 सॉन्ग्स पे काम, मतलब मैंने इसको बोला कि ये करो, इसको मतलब ऐसे करो। पूरे हमारे स्टूडियो में एक बंदा वहाँ हेडफोन लगा के अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, वहाँ बैठा है। मेरा काम है बार बार सुन रहा हूँ कभी 2 घंटे। 1 हफ्ते तक जैसे एग्जाम इन्विजिलेटर की फीलिंग नहीं आ रही? बहुत मजा आ रहा मतलब इतना मजा आ रहा था मुझे, और ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई रनिंग इन पहली बार कुछ सोसाइटी कुछ कर पा रहा हूँ। इसमें से एक भी बच्चा क्लिक हो गया ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो फिर 100 बच्चों को इंस्पायर करेगा। 100%। और हुआ ये कि सातों के सातों क्लिक हो। अरे वाह, ये जो एम्वे की मल्टी लेवल मार्केटिंग चेन बनाई आपने कि अब तुम 100, तुम अलग अलग 100। वंडरफुल। म्यूजिक में भी हो रहा है, बहुत जबरदस्त। विच इज योर फेवरेट इन हार्वेस्ट? अब ये मत कहिएगा मेरे तो सारे फेवरेट हैं, ये सब कहते हैं। प्लीज, आप दिल से बात करते हैं तो दिल से एक फेवरेट होता है, बाकी और भी अच्छे हैं। तो इसमें से मेरा 3 फेवरेट है, 3-4 फेवरेट। 4 तो सर फिर फेवरेट नहीं हुए ना, फिर तो सभी हो गए फिर तो। हाँ, 4 के नीचे मेरा वो चलता रहता है। अच्छा। एक है जो इरशाद कामिल जी के लिरिक्स, उसको बहुत खावा, मिस्री की डली। एक है जो जैसे मतलब किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है, जैसे यार वो जैसे हुआ है कि बालम ना। फिर है कि आज फिर से नैना बरसे। या एक हम लोगों ने प्रेयर एक हमने किया है, अ कैंडल फॉर होप। तो वो उसके बारे में अच्छा उसकी के बारे में कि जब हमारे ये सारे सॉन्ग्स हम लोग काम कर रहे थे, 7 टोटल 9 गाने। तो मैंने वो न्यूज़ देखी सुनीता विलियम्स स्पेस, तो मुझे लगा कि मेरे को सीधा निकला, ये भगवान अब कुछ करो प्लीज। थोड़ा, क्योंकि जो हमारे लिए हमारी सोसाइटी के लिए, देखिए हम और आप एसी रूम में बैठे, अगर हमारा गाना नहीं चला दूसरा बन जाएगा। अगर वहां पे जाके खराब हो गया तो उसमें सेकंड चांसेस। तो वो असली पेशगी तो और समाज की सेवा है दुनिया में से। तो मैंने कहा परमात्मा प्लीज हेल्प। तो फिर एक गीत मेरे अंदर से कुछ मन किया लिखने का, और सारे बच्चों को इकट्ठा किया और फिर सबने गीत गाया, इट्स लाइक प्रेयर्स। तो वो एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा उसको करना। फिर उस पर लॉन्च, जब म्यूजिक लॉन्च हो रहा था, हम सारी ऑडियंस के साथ हम लोगों ने कैंडल जलाए, वहाँ पे हमने प्रेयर किया गॉड से। और फिर वो तो एक्चुअली जब मांगने जाते हो तो फिर देन ये से कि
दुनिया में जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो प्लीज। मिस्टर इंडिया देखिए आपने? हाँ, बचपन में देखी थी। आप इस समय मुझे मिस्टर इंडिया के अरुण भैया लग रहे हैं। मैंने बचपन में देखी और याद नहीं है। आप आज जाके देखिए, फिर आपको रेफरेंस समझ में आएगा। एक्चुअली अगर कोई अरुण भैया ऐसा लग रहा है, हर एक कोई अरुण भैया तो, आपने। हाँ मतलब अगर मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा और बढ़े तो मैं डेफिनेटली अरुण भैया बन सकता हूँ। मेरी उम्र से काफी ज्यादा बढ़। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं। मैं रिवर्स एज नहीं कर सकता ना आपकी तरह। नहीं, मैं 60 टच हो जाऊंगा 2-3 साल। क्या बात। चलिए फिर सर, मेरा उस टाइम का प्लान तो आश्रम डालने का है। तो मैं भी वही करने वाला हूँ 3 साल में। विच इज द वन सॉन्ग दैट you've composed एंड मतलब ऑलमोस्ट हर किसी चीज पर उतनी शिद्दत से काम होता है, बट रिजल्ट सबके अलग होते हैं। जी Which is that one song of yours that you feel, यार, damn, it should have worked. हाँ, ऐसे बहुत सारी। हम बहुत सारे। हाँ, कोई एक की बात कर लेते हैं। जब मैं संदेश जी से एक की बात बोलता हूँ तो वो एक गट्ठर उठाते हैं, कहते हैं ये सारे मेरे फेवरेट हैं। चलिए मैं अब आप बोलते जाओ। एक्चुअली बहुत सारे गाने, सच में बहुत सारे, उस टाइम टू टाइम जैसे कोई गाना रह गया तो, लेकिन वो बहुत सिखा के जाता है, वो ज्यादा फायदा कराता है आपको, ये बताता है कि क्या नहीं करना है। तो आइंस्टाइन को पूछा था ना कि तुमको ये इक्वेशन कैसे आता है, सिर्फ कहा वो 100 वो भी आता है, इससे कुछ नहीं होता। तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे गीत, हमारे 10-12 गीत में से एक गीत तो वो एक दो की बात कर लें। जो रंग रसिया एक फिल्म का म्यूजिक था, जो जिसको मुझे लगता है was this the रणदीप हुडा मूवी, रणदीप हुडा एंड हाँ केतन मूवी ऑन राजा रवि वर्मा, या तो वो म्यूजिक मैंने 2004 या 5 में रिकॉर्डिंग शुरू की थी और रिलीज हुआ 2011 में। तो वो बहुत लेट हो गया, फिल्म लेट पहुंची, और जब तक वो म्यूजिक रिलीज हुआ तब तक वो साउंड पूरा चेंज हो चुका, और फिल्म भी नहीं चली, वो गाने पब्लिसिटी भी नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे, और गाने मैंने रेडियो पे भी नहीं सुने, शायद प्रोड्यूसर का बजट नहीं था, तो दुनिया तक पहुंच गए। तो और मुझे ऐसा लगता था, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी ना हमारे अंदर वो एक घमंड आता था कि यार ये म्यूजिक तो जरूर चलेगा, लोग पसंद आएगा, मैंने इतनी मेहनत की है, फिर ऊपर वाला कहता है खा लो। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नहीं बना रहे, बना मैं रहा हूँ, मुझे वाली किस तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, कैसे लगो। एक और फिल्म है शिकारा, विनोद चोपड़ा, यस। मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं वो गाना है उसमें जो एक पल तुमको ना देखे तो मन जाए, इरशाद कामिल जी का लिखा। तो मुझे बोलते हैं क्या गाना है, क्या गाना है, क्यों गाना नहीं चल। उसी फिल्म में एक और गीत है तेरी आरज़ू में, जो फिल्म में रखा नहीं, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ कि वो गीत लोगों तक नहीं आए। वो ऐसा था कि वो जिस सिचुएशन के लिए था, फिल्म की कहानी की डिमांड थी कि वो पहले ही गाने को वापस से यूज किया जाए, तो वो करना, बिकॉज फिल्म की डिमांड की वजह से वो पहले ही वाले गाने को हमने सेकंड गाने की जगह यूज हुआ, तो एक गाना 2 जगह यूज हो गया, विच एट दूसरे ने सेक्रीफाइस। वो भी शायद लोगों तक नहीं, तो अच्छा परफॉर्म, और कौशिकी चक्रवर्ती जी ने वो बहुत ही प्यारा गीत है। व्हाट नेम्स, सामने जी का लिखा हुआ गीत है, अगर आप तो टाइम मिले प्लीज थिंक सुनिएगा। तेरी आज वो थी कभी एक ताज की ताज, कि तेरा मन था कि मैं तुझे ताजमहल दिखाऊं, ये उसमें वो उनकी पोइट्री थी, और वो मैंने पोइट्री पे कंपोज किया। तो वो जब नई गाना चलता तो पहले तो 100% क्रेडिट मैं खुद ही ले लेता हूँ कि मैंने एक खुद फिल्म थी, और मेरी जिंदगी भी ऐसी है, मैं अपने फेलियर्स का क्रेडिट 100% उस वक्त, और ऐसा नहीं कि मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, मुझे लगता है गाना ठीक। कभी रैप हिप हॉप कंपोज करेंगे आप? तो हार्वेस्ट में हमने रैप हिप हॉप। अरे क्या मारा है मैंने छक्का सवाल का। क्या तो
वो सॉन्ग, वो जो एल्बम है, पूरा इस न्यू जनरेशन को, जनरेशन के बच्चे इसमें इन्वॉल्व है. So, do we have any rappers, hip hoppers that we know of already, or yes, फर्स्ट टाइम दे, all of them? फर्स्ट टाइम Oh, पहली बार किसी एल्बम में उन्होंने गाया है. और जो हिप हॉप एक आर्टिस्ट है, वो दिल्ली की आर्टिस्ट है, वो थोड़ी वेल नोन लोग उन्हें चाहते हैं. बहुत ही कमाल के सिंगर. बाकी 2 रैप सिंगर्स हैं जो कश्मीर के हैं, वी क्या फसल और भरोसा आमिर. उन्होंने बहुत ही प्यारा हम लोगों ने परफॉर्म किया, लिखा है. तो बाकी अभी कुछ 20-25 दिन एल्बम को रिलीज हो, आगे तो ठीक है. अभी तक रिजल्ट आए. जैसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को ऐसा फ्राइडे रिलीज का प्रेशर रहता है, आपको भी रहता है? फ्राइडे रिलीज पर प्रेशर जैसे होता है ना कि एग्जाम से एक दिन पहले लगता है फेल हो जाऊंगा, वो रिलीज से पहले लगता है ना बहुत अच्छा एल्बम है, वेरी नाइस, हम लोगों ने अच्छा काम किया. जैसे डेट पास आती है लगता है यार ये बिल्कुल नहीं होगा. फिर हो जाता है तो ताज्जुब होता है, और नहीं होता तो लगता है हाँ देखो हम तो कह ही रहते हैं. Did you ever at any given point of time in your head felt dejected, और कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचा कि नहीं यार ये नहीं करना है? ऐसा होता है कई बार, कई सारी क्योंकि अच्छे में इंसान को कभी ख्याल नहीं आता. ये फेलियर्स के बाद सबसे पहले जो ख्याल आता है वो यही आता है. फिर इसके बाद ये ख्याल आता है कि मुझे क्या ख्याल आता है, मुझे वो सही आता है कि क्या गलती हुई होगी, शायद ये वजह होगी. और फिर वो कोशिश करता हूँ कि वो रिपीट था. But you never thought of quitting? हाँ, Never. ये तो बॉडी के साथ ही जाता है. Are you going to continue with the same thought process कि youngsters को चांस देना है, या बीच अब खून लग गया. अच्छा. अब करना है. और पहले भी कभी कभी होता रहा है, कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार तुम्हारे साथ अपना डेब्यू किया, लेकिन अब जो है, अब एक साथ इतने सारे आर्टिस्टों के साथ क्या तो सेफ नहीं खेलना. अब सेफ नहीं, देखिए रोटी पानी का इंतजाम हो गया और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं. यही तो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बच्चे बड़े हो रहे हैं तो सेफ नहीं खेलना है. बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो और उन्होंने मुझे, पहले मेरे फादर ने मुझे फ्री हैंड दे रखा था, उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे फ्री हैंड दे रखा है. सर आप बहुत लकी हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप बहुत लकी हैं एक्चुअली. और कभी कभी और एक मेरा बड़ा आपका, आपके अंदर की सिमरन चल रही है, जा जी ले अपनी जिंदगी. आप जी रहे हैं अपनी जिंदगी. सिमरन जी मर्जी से. और मेरा एक और फायदा हुआ एक्चुअली अभी शादी के बाद. फिर क्या हुआ कि मेरी वाइफ मुझे बोलती थी तो ये गाना मुझे तो पसंद नहीं लग रहा, तो आप थोड़ा ईगो यार क्या तुम, मतलब तुम तो ज्यादा तो सब्जेक्ट नहीं है. वो सचो गाना नहीं चला. एक बार फिर नहीं चला, तीसरी बार कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैंने कहा ठीक हटा के रख दिया. तो इन हाउस फिल्टरिंग कर रहे हैं वहाँ से इम्प्रूव कर लेता हूँ, मतलब वो कर लेता हूँ. नहीं ये इंस्टाग्राम पे हैं आप? इंस्टाग्राम पे अभी कुछ टाइम पहले एक्टिव हुआ, मुझे मार के बताया गया है, टीम ने एक्टिव किया है कि प्लीज आप रीले वीले बनाते हैं आप? रीले हमारी कंपनी भी हमारा म्यूजिक स्टूडियो दो करता है. नहीं आप अपनी देखो, मैं ये खा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा फोन. आज तक तो नहीं बनाया. अब अगर टीम बोलेगी तो बनाएंगे. टीम बोलेगी तो बना लो. क्योंकि टीम क्या कर रही हो, क्यों नहीं बोल रही हो? संदेश जी की रील्स इंटरेस्टिंग होंगी फिर तो. अगर आप भी आपका इंस्टाग्राम देखें तो आपके एल्गो में क्या मिलेगा? इंस्टा स्क्रॉल करते हैं आप? ये मुझे एल्गो का मतलब एल्गोरिथम आपका जो इंस्टाग्राम का होगा, आप अगर एक चीज देख रहे हैं तो उससे जैसे सिमिलर सजेशंस आपको आने शुरू हो जाते हैं.
तो आप क्या पहले तो ये कि आप देखते क्या हैं इंस्टाग्राम पे जब स्क्रॉल करते हैं? पहली बात तो ये, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं देखता हूँ, मैं थोड़ा यूट्यूब पे। अच्छा। और यूट्यूब पे मैं मोस्टली आजकल सिम्फनी, वेस्टर्न म्यूजिशियंस, और यह हमारे क्लासिकल आर्टिस्ट। सर ऑल वर्क एंड नो प्ले, तो काम से अलग हट करके भी तो हाँ ठीक है, म्यूजिक ओके, म्यूजिक इज लाइफ लाइन, म्यूजिक इज पैशन, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ करते हैं। तो आप बताएं सोशल मीडिया पे म्यूजिक के अलावा क्या करते हैं? सोशल मीडिया डिजिटल पे आप क्या करते हैं? म्यूजिक के अलावा क्या देखते हैं? यार सच बताओ, म्यूजिक के अलावा मेरी फैमिली के साथ जब हम सारे लोग डिसाइड करते हैं कि भी आधा घंटा म्यूजिक की बात भी होगी, और जो बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए तो। पक जाते हैं ना घर वाले, कहते हैं कि पापा अभी आधा घंटा लो म्यूजिक का डिस्कशन आए थे, और फिर वो आधा घंटा भी नहीं होता, 5-10 मिनट में फिर से शुरू होगा। मैं टॉपिक निकल जाता है। चलिए एक चैलेंज मैं आपको देता हूँ संदेश जी, एक चुटकुला सुनाइए। ओके, मैं प्लस, और इसमें म्यूजिक कुछ नहीं होना चाहिए, म्यूजिक का रेफरेंस भी नहीं होना चाहिए। नहीं म्यूजिक तेरे फिल्स बिल्कुल। तो एक डॉक्टर साहब को एक फोन आया, डॉक्टर साहब मैं बीमार, और मैं अभी, आपको जो मालूम है आपका क्लिनिक बंद हो गया, और मैं आपके घर के 2 घर छोड़ के आया, तो क्या आप मुझे देखने आ सकते हैं? मेरे को बहुत डॉक्टर ने कहा आ सकता, फीस कितनी है आपका? डॉक्टर ने कहा 200 रुपये, लेकिन क्लिनिक में तो मुझसे 40 रुपये से भी कम में आप हो जाता नहीं। बोले हाँ, वो मेरी क्लिनिक की फीस है, घर की फीस 200 रुपये। तो बोला अच्छा फिर एक काम करो, आप क्लिनिक पहुंचो। मैं क्लिनिक आता हूँ, जो बात देखिए। नाइस, इंटरेस्टिंग। सो अगर आप कोशिश करें तो म्यूजिक के अलावा भी चीजें हैं दुनिया में, इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। म्यूजिक के अलावा है बहुत। बच्चों को म्यूजिशियन बनाना चाहते हैं आप, या उनको आपने फ्री हैंड दे रखा है? मैंने उनको फ्री हैंड दे रखा है, और मैंने कोशिश की है कि वो म्यूजिक में नहीं आए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस काम में आपको पागलपन की हद तक प्यार हो उसमें जहाज, और अगर म्यूजिक में आना है तो पागल म्यूजिक के लिए पागल, क्योंकि ये म्यूजिक इज नॉट अ पैशन, ये प्रोफेशन नहीं, ये पागल। मुझे एक बार किसी ने पूछा कि आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपने आपकी स्ट्रगल कैसी थी, आपको किस्सा बताइए जहाँ बड़े आप फुटपाथ पे सोए, या ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ। तो मैंने उनको बोला कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी स्ट्रगल का वक्त कब निकल गया, क्योंकि एक पागल को पत्थर मारो, गाली को, तो उससे फर्क पड़ जाएगा। तो पागल अगर आप हो ना, आपको कोई स्ट्रगल भी नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि धूप में जा रहे हो, खाना खाया नहीं खाया, किसी ने गाली दी, आपको अपनी महबूबा दिखती रहेगी, बस मुझे पहुंच रहा है। और जब आपके इश्क में कमी होती है तो गड़बड़ होती है। जब दिमाग लगता है होगा, जैसे कुछ लोग मुझे आके थे, सर क्या म्यूजिक डायरेक्शन करना चाहिए, तो मैं उसको ये वाली बात बताता हूँ तो आंसर मिल जाता। तो बच्चों को फ्री हैंड दे रखा है, फिर बच्चों भाई तुम आओ, और मेरा यहाँ बोलने का मकसद है कि वो अपने बच्चे ही, जितने भी बच्चे हैं इस बात समझे, और अगर इश्क हो गया ना, सारी नॉलेज आपके अंदर, किताबें भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, कैसे आ जाएगी। On that note, this was a great chat for me personally, क्योंकि हंसी मजाक में बहुत गहरी बातें भी हमने की। संदेश जी मजा आया आपसे बात करके। मुझे तो बहुत आया, पता नहीं आप। मुझे बहुत आया। I saw the funny side of you, and I can't explain it. कि मतलब it's just कि there are people who appear serious about their work, about their job, और उनके बारे में एक परसेप्शन बन जाता है कि यार बोर इंसान। आप बोर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग इंसान। मैंने सो हैप्पी कि आपको मैं इंटरेस्टिंग आएगा, और सर आपका काम तो बहुत ही, आप सुनने वालों को अच्छा लगे, वो तो मजा आएगा, वो सुनने वाले हावस सुने।
a lot of genres there, और संदेश जी फ्रेशर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, so please, he is your go-to guy, and with such a vast body of work. थैंक यू सो मच। मतलब कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म करेंगे वो देखा जाएगा, बट इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। इंडियन फोक प्रोजेक्ट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।